This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव में अब बस एक चरण का मतदान बचा है। राजनीतिक बयानबाजी भी उसी हिसाब से तेज हो रही है। तुर्शियां बढ़ रही हैं, तल्खियां बढ़ रही हैं। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और उन्होंने अपने भाषण में इशारों में कहा कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीनें लिखवाई हैं उनके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तेजस्वी ने इसे अपने ऊपर लिया और पलटवार करते हुए कहा कि बिहारी किसी गुजराती से नहीं डरता है। मैं हूं व्यालोक और इस पूरे मसले पर बात करूंगा मैं आनंद कुमार से, पत्रकार हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ये जो अभी प्रधानमंत्री के बयान पर फिर तेजस्वी का पलटवार हुआ है, हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि वह हाथ लगाकर दिखाएं, बिहारी हूं, बिहार किसी से नहीं डरता और बिहारी गुजराती से तो बिल्कुल नहीं डरता है। क्या हो रहा है बिहार में और क्या मामला है? देखिए, मामले को शुरुआत से समझिएगा तो जैसे आप पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री का बयान था उसे उन्होंने अपने दिल पर ले लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि जवाबी बयानबाजी जो है वो शुरू हुई। अब इस मामले में वो कह रहे हैं कि हमने 5 बार चिट्ठियां लिखी और उनको प्रधानमंत्री के पास भेजा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर कार्रवाई नहीं की, जातीय जनगणना नहीं होने दी। अब जातीय जनगणना जो थी उसका आरक्षण से क्या लेना देना था ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, लेकिन चलिए अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि उन्होंने 5 बार चिट्ठियां लिखी थी और प्रधानमंत्री को भेजी हैं, तो ये बड़ा ही विचित्र लगता है, क्योंकि जैसे उनकी लिखने की शैली है, अगर किसी ने देख रखी हो तो वो 5 चिट्ठियां लिख सकते हैं तेजस्वी यादव, इस पर भी शक रहता है। तो इसलिए ये कहना कि 5 चिट्ठियां उन्होंने लिखी थी, भेजी थी और ये सब किया था, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। जहां तक तीखी बयानबाजी का सवाल है तो भाई जाहिर सी बात है कि सच कई बार कड़वा लग जाता है और ऐसा ही एक सच प्रधानमंत्री महोदय ने चूंकि कह दिया है, जमीन के बदले जो है वो नौकरियां दी गई थी, ऐसा एक मामले में दिख रहा था होता हुआ और उसकी वजह से जो है वो भड़के हुए थे। तो ये चीज होती हुई जो नजर आ रही है वो कोई अनोखी बात नहीं है। इससे आगे मामला किस तरफ बढ़ेगा तो भाई अब वोट बैंक की जो बात उन्होंने की है, तो इसमें अगर लोगों को याद होगा, थोड़ी सी भी याददाश्त जिनकी राजनीतिक रूप से अच्छी होगी उन्हें तुरंत याद आ जाएगा कि माय समीकरण जिसे कहा जाता है वो मुस्लिम यादव समीकरण होता है और ये समीकरण जो है वो राजद का होता है। तो जैसे ही वो कहते हैं कि मुजरा करेंगे, तो उसे तेजस्वी यादव अगर अपने दिल पर ले लेते हैं तो कोई अनोखी बात नहीं होती। जाहिर सी बात है कि एक समुदाय विशेष को कुछ खास तजरीह देने की जो कांग्रेस की और राजद की कथित रूप से समाजवादियों की परंपरा रही है, उस परंपरा पर इस बयान ने कड़ी चोट कर दी है। अब इस कड़ी चोट का जो बिलबिलाना होता है वो आपको राजनीतिक रूप से नजर आ रहा है। तेजस्वी का कहना है और कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी, विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने चुनावी स्तर को बहुत गिरा दिया है और वो मंगलसूत्र से मुजरे तक पर उतर आए हैं। तो भाई ये चुनाव का ये जो गिरा दिया है स्तर और ये सब बातें की जा रही हैं, तो ये बड़ी ही विचित्र बातें हैं। ये कोई ऐसी भाषा नहीं होती जिस भाषा में आम आदमी बात नहीं करता। ये किसी भी आप हिंदी भाषी क्षेत्र में चले जाएं, जैसे बिहार को तो हिंदी भाषी क्षेत्र कहना भी उचित नहीं होगा। यहाँ तो जो भी भाषाएं होती हैं वो स्थानीय भाषाएं होती हैं। भोजपुरी हो गई, मगही हो गई, मैथिली हो गई, ये सारी स्थानीय भाषाएं होती हैं। इन भाषाओं से जब लोग हिंदी में मिला जुला कर बात करते हैं तो जिस तरह की बातें वो करते हैं उसके हिसाब से तो ये बहुत परिष्कृत भाषा है। तो अगर आम आदमी की बोलचाल की भाषा में अगर कोई जवाब दे दे किसी दिन तेजस्वी यादव को, तो वो तो कहेंगे कि मुझे गालियां दे रहा है। तो ये जो कहना है कि भाई भाषा का स्तर बड़ा गिरा दिया है, तो भाषा का स्तर गिराया नहीं है। जो लोकतंत्र अभी तक अभिजात्य तंत्र बना हुआ था, जिसमें उस भाषा में बात की जाती थी जिसमें अभिजात्य बात करते हैं, जिसमें एक विशेष वर्ग बात करता है, दिखावे का प्रचलन या दिखावे का जोर थोड़ा ज्यादा होता है और जमीनी सच्चाई की बात थोड़ी कम होती है, उस वाली भाषा को तजरीह दी जाती थी, उस वाली भाषा में बातें की जाती थी, उसी भाषा में भाषण दिए जाते थे।
अब प्रधानमंत्री जो है उस भाषा को उस स्तर पर ले आए हैं जिस स्तर पर आम आदमी बात करता है, या आम आदमी अपनी बातें एक दूसरे को समझाने में कामयाब होता है। बिहार तो के बारे इससे में दिक्कत होने कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। अभी जाति वर्ग को दिक्कत होगी। बिहार के बारे में कहा जा रहा है, एक परसेप्शन सा बना है कि बिहार में इस बार बीजेपी को, एनडीए को खासा नुकसान होगा और तेजस्वी एनडीए के विजय रथ को, मोदी के विजय रथ को रोक देंगे। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको? आप लोगों ने चुनाव देखा है, देख रहे हैं, कई जगहों की आपने यात्रा भी की है, क्या समझ बन पा रही है? देखिए, यहाँ जो समझ बन पा रही है वो ऐसा है कि कई बार आपको स्थानीय सांसद से नाराजगी भी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि स्थानीय सांसद के काम से सभी लोग बहुत खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हाँ वाह वाह आह आह वाला माहौल है। कई लोग हैं जो स्थानीय सांसद के काम से नाराज हैं, नाखुश हैं, लेकिन उन्हें भी बिहार में होने के कारण विशेष रूप से ये बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि एक सांसद का चुनाव क्या होता है और विधानसभा में लोगों को चुनने का जो चुनाव होता है वो क्या होता है। राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व बिहार के लोग होते हैं। तो सांसद का चुनाव जैसे ही होता है तो वो सारा अपना जो शिकायतों का पुलिंदा होता है वो खोलने के बाद अंत में एक वाक्य कहते हैं कि लेकिन हाँ, वोट तो मोदी को ही जाएगा। तो ये चुनाव जो है वो मोदी के नाम पर हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि इस विजय रथ को रोकना तेजस्वी जैसे छोटे मोटे नेताओं के लिए संभव है। इनसे काफी ज्यादा क्षमता चाहिए, काफी ज्यादा राजनीतिक परिपक्वता चाहिए, तब कहीं जाकर के आप सामना करने में थोड़ा समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा इनके बस का तो मुश्किल से अगर ये कहीं एक आध सीट भी अपनी बचा पाए, पिछली बार तो एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार अगर कोई एक सीट ले आए तो भी बहुत बड़े आश्चर्य का विषय होगा। एक आखिरी सवाल जी। फिलहाल बिहार में केवल एक चरण का मतदान है। इस बीच जी। तेजस्वी भी अपने बयान से, और वह कह रहे हैं कि मैं तब तक बेड रेस्ट नहीं लूंगा जब तक मोदी को बेड रेस्ट नहीं दे दूंगा। तो राजनीतिक कुर्सियों की और जुबान फिसलने की या किसकी जुबान में क्या हुआ उसकी बात रहने दें हम, क्योंकि दोनों तरफ से कड़वे बयान जारी हैं। लेकिन तेजस्वी जिस तरह से खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या यह 2025 की तैयारी है और तेजस्वी केवल खुद को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित कर रहे हैं बिहार में? देखिए, बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है बहुत दूर है नहीं। तो ये चुनाव जैसे ही खत्म होता है वैसे ही दूसरे चुनाव के, अगले चुनाव के, विधानसभा चुनाव की तैयारी में सारे नेता जुट जाएंगे। तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा कि इस चुनाव के खत्म होते ही वो फिर से दूसरे चुनाव की तैयारी में सारे लोग दिखें। लेकिन जैसा कि आप राज परिवारों में देखता आ रहे होंगे, आपने राज परिवारों में देखा होगा कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए एक युवराज जो है वो छुट्टी मनाने के लिए पटाया और बैंकॉक जाने लगते हैं। वैसे ही पहले से ये तैयारी की जा रही है कि एक चुनाव खत्म हो और युवराज जो है वो पत्नी और बच्चों समेत कहीं विदेशों में इलाज के बहाने घूमने चले जाए। तो ये संभव है कि उस वजह से ये किया जा रहा हो। और जो अगर आप जमीनी स्तर पर जो मजाक चलते हैं चौक चौराहों पर, उसमें अगर आप सुनेंगे तो उसमें कहा जाता है कि ये अब तक कहावत होती थी कि विपक्ष की कमर तोड़ देना। तो यहाँ के चुनाव में दिख रहा है कि राजद की कमर सचमुच टूटी हुई है मोदी के जोर से। तो ये एक चीज जो जमीनी स्तर का मजाक है, जो चौक चौराहों पे चलने वाला मजाक है, उसमें सुनाई देता है। तो ये जो मैं छुट्टी नहीं ले रहा, मैं आराम नहीं कर रहा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका मुकाबला जो है किसी 75 साल के व्यक्ति से है और आपकी उम्र मुश्किल से 30 साल है। दूसरी चीज, जहां तक शिक्षा और संविधान की जानकारी का सवाल आप उठाते हैं, तो उससे आपकी संविधान की जानकारी ज्यादा है ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। जिस मंडल कमीशन और बाकी चीजों का ये नाम ले रहे होते हैं, उसके बारे में युवाओं को अब पता होता है कि 1980 में एक रिपोर्ट बनाई गई थी जो कि 1950 के डेटा पर आधारित थी, 1930 के डेटा पर आधारित थी, मतलब करीब 50 साल पुराने डेटा पर आधारित थी। तो वो रिपोर्ट सही तो किसी भी हाल में नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक साथ मिलकर तेजस्वी यादव के खिलाफ काम करती हैं। इसके अलावा वो 25 मुसलमान जातियों का नाम गिनाते हैं जिन्हें गुजरात में आरक्षण मिल रहा है और उसके आधार पर बिहार में कहते हैं कि आरक्षण इन्हें भी मिलना चाहिए। तो भाई इससे क्या होता है कि ओबीसी कोटा जो उनका होता है, जिस ओबीसी कोटे में से
मुस्लिम समुदाय को वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो ओबीसी कोटा नाराज हो जाता है। ओबीसी कोटा ये समझ जाता है कि हमारे हिस्से का जो आरक्षण है 50% जो आरक्षण है उसमें से ही निकाल के दिया जाएगा, कहीं अलग से तो ये पैदा आरक्षण होगा नहीं, तो हमारी सीटें कटेंगी। तो ये जो बंटवारे वाली बात हो रही होती थी, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर दिखाई गई थी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि भाई संपत्ति का पुनः बंटवारा होगा, तो ये चीज जो होती है प्रैक्टिकली कैसे होती है, भले उसको भाषा में आप चाशनी में लपेट कर कितने भी शब्दों के जाल में उसे घुमाएं, लेकिन असल में क्या होता है ये चीज भी लोगों को समझ में आती है। तो इससे उनका ओबीसी कोटा भी नाराज होता है और जो यादव कोटा होता है वो भी नाराज होता है। तो माय समीकरण जो है उनका वो पूरी तरह से बिगड़ रहा है। तो ये नाराजगी, ये तलखी जो होती है, ये अब आपको तेजस्वी के बयानों में भी नजर आएगी, बल्कि विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं उनके बयानों को आप सुनिएगा तो आपको उतने ही कड़वे शब्द आपको सुनाई देंगे किसी भी राज्य में हो। तो ये नतीजा निकल करके आ रहा है कि अब इन लोगों को हार अपनी जो है वो थोड़ी स्पष्ट दिखने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.